हेलो एवरीवन। एनसीईआरटी हिंदी मीडियम में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्याय 4 चुंबकों को जाने प्रारंभ करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 4 चुंबकों को जाने। रेशमा केरल के एक तटवर्ती नगर में रहती है और लघु कहानियां लिखने में उसकी बहुत रुचि है। उसकी दादी को उसके द्वारा लिखी कहानियां सुनना बहुत पसंद है, इसलिए वह अपनी दादी के 60वें जन्मदिन पर उन्हें सुनाने के लिए एक नई कहानी लिख रही थी। रेशमा की लिखी यह कहानी पुराने दिनों में व्यापार के लिए केरल से मसाले ले जाने वाले एक जहाज पर आधारित थी। उसे इस बात की जानकारी थी कि उन दिनों नाविक रात में रास्ता जानने के लिए तारों की स्थिति का उपयोग करते थे। लेकिन उसकी कहानी में एक ऐसी स्थिति आई जिसमें नाविक एक रात तूफान में फंस गए। उसी तूफानी रात आकाश में बादल छाए हुए थे और कोई तारा दिख नहीं रहा था। रेशमा अपनी कहानी को आगे नहीं बढ़ा सकी क्योंकि उसे नाविकों के लिए दिशा पता करने का कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। उसने इंटरनेट और अपने विद्यालय के पुस्तकालय से इस विषय में जानकारी खोजी और उसने पाया कि यात्री दिशा जानने के लिए चुंबकीय दिक् सूचक यानी कंपास नामक यंत्र का उपयोग करते थे। बच्चों, यह चित्र देख रहे हैं आप, यही है कंपास यानी चुंबकीय दिक् सूचक। यद्यपि रेशमा ने ऐसे पेंसिल बॉक्स और पर्स देखे हुए थे जो चुंबक का उपयोग करके बंद होते थे। इसके साथ ही उसके विद्यालय में भी एक ऐसा लेखन बोर्ड था जिसके साथ चुंबक वाला डस्टर चिपका रहता था। लेकिन उसने कभी इन वस्तुओं पर बहुत ध्यान नहीं दिया था। इस खोजबीन के पश्चात उसमें चुंबक व चुंबकीय दिक्सूचक के बारे में और अधिक जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। पुराने समय में नाविकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले चुंबक प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले चुंबक थे। इन्हें चुंबक पत्थर के नाम से जाना जाता था और जिसकी खोज प्राचीन काल में हुई थी। समय बीतने के साथ लोगों को पता चला कि लोहे के टुकड़ों से भी चुंबक बनाए जा सकते हैं। आजकल हमारे पास विभिन्न पदार्थों से बने चुंबक उपलब्ध हैं। जो चुंबक आप विद्यालय की प्रयोगशाला में देखते हैं और जो पेंसिल बॉक्स, स्टिकर व खिलौने में उपयोग किए जाते हैं, वे सभी कृत्रिम चुंबक हैं। चुंबक विभिन्न आकार के हो सकते हैं, जिसमें से कुछ चित्र 4.2 में दर्शाए गए हैं। बच्चों, ये देखिए, छड़ चुंबक, यू आकार चुंबक और ये वलय चुंबक। क्या चुंबक केवल कुछ विशेष पदार्थों से बनी वस्तुओं पर ही चिपक सकते हैं? आपने देखा होगा कि चुंबक लोहे पे चिपकता है। इसके साथ ही बच्चों, चित्र 4.1 में देखिए, कुछ समान वस्तुएं हैं जिनमें चुंबक लगे होते हैं। ये देखिए, पिन रखने वाले बॉक्स में होते हैं, डस्टर में, इसमें और इस बॉक्स में, अलमीरा में, इस फ्रिज पे जो ये स्टिकर चिपकाए गए हैं इनमें भी। और ये आप पर्स देख रहे हैं ना, इसमें यहाँ पर बंद करने वाली जगह पे चुंबक होता है। चलिए आगे चलते हैं। 4.1 चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ। क्रियाकलाप 4.1, आइए खोज करें। विभिन्न पदार्थों से बनी कुछ वस्तुएं तथा एक चुंबक लें। पूर्वानुमान लगाएं कि कौन सी वस्तुएं चुंबक से चिपक जाएंगी। आपका पूर्वानुमान तालिका 4.1 में अंकित करें। अब अपने हाथ में एक चुंबक पकड़ें और उसे एक एक करके सभी वस्तुओं के पास ले जाएं। चित्र 4.3 अवलोकन करें, यानी कि उसको ध्यान से देखें कि कौन कौन सी वस्तुएं चुंबक से चिपकती हैं। अपने अवलोकनों की तालिका 4.1 में अंकित करें। ये देखिए बच्चों, विभिन्न वस्तुएं हैं यहाँ पर। चुंबक द्वारा आकर्षित होने वाली वस्तुओं का पता लगाना है हमें। और यह तालिका है चुंबक द्वारा आकर्षित होने वाले पदार्थों का पता लगाना। वस्तु का नाम पेंसिल है। पदार्थ जिससे वह वस्तु बनी है। अब पेंसिल लकड़ी से बनी है, चुंबक द्वारा आकर्षित होती है। आपको क्या लग रहा है, होगी? हमें लगा नहीं, और अवलोकन पर भी पाया गया कि नहीं हो रही। अब इरेजर यानी रबड़ रबड़ से बना है। आपको लग रहा है वो हो सकता है चुंबक पे चिपके, लेकिन जब हमने देखा तो पाया वह चुंबक से नहीं चिपक रहा। इसी प्रकार अन्य वस्तुओं को लिखें और उनका अवलोकन जो आपने किया उसे लिखें।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या आपका पूर्वानुमान सभी वस्तुओं के लिए सही था? कौन सी वस्तुएं चुंबक से चिपक रही हैं? आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? यहाँ देखें प्रश्न को। क्या चुंबक के सभी भाग चुंबकीय पदार्थों को समान रूप से आकर्षित करते हैं? इस क्रियाकलाप से हमें पता चलता है कि कुछ वस्तुएं चुंबक की ओर आकर्षित हुईं और उससे चिपक गईं, जबकि अन्य वस्तुएं आकर्षित नहीं हुईं। वे पदार्थ जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। लोहा एक चुंबकीय धातु है। इसके अलावा निकेल और कोबाल्ट भी चुंबकीय धातु है। अन्य धातुओं के साथ इनके कुछ संयोजन भी चुंबकों की ओर आकर्षित होते हैं। जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते अचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। आपके द्वारा तालिका 4.1 में सूचीबद्ध कौन सी वस्तुएं अचुंबकीय पाई गईं? 4.2 चुंबक के ध्रुव। क्रियाकलाप 4.2 आइए जांच करें। कागज की एक शीट पर थोड़ा सा लोहरेतन लोहे के बहुत छोटे टुकड़े फैलाएं। लोहरेतन के ऊपर एक छड़ चुंबक रखें। कागज को थपथपाएं और ध्यान से देखें कि लोहरेतन का क्या होता है। क्या आप लोहरेतन के चुंबक से चिपकने के तरीके में कोई विशेष बात देखते हैं? क्या लोहरेतन पूरे चुंबक पर समान रूप से चिपक जाता है या फिर यह कुछ जगहों पर अधिक चिपकता है? हम देख सकते हैं कि लोहरेतन सबसे अधिक चुंबक के सिरों पर चिपकता है, जैसा कि चित्र 4.4 में दिखाया गया है। बच्चों इस चित्र में देखिए, और ये चुंबक के शेष भाग पर कम चिपकता है। बच्चों इस चित्र को ध्यान से देखिए। एक चुंबक छड़ से चिपका हुआ लोहरेतन यानी लोहे के टुकड़े अब ये सिरों पर अधिक चिपका हुआ है, ये देखिए, और बीच में कम चिपका है। यहाँ देखें यह बालिका क्या कह रही है। यदि हम इस क्रियाकलाप को अन्य आकार के चुंबकों के साथ दोहराएं तो क्या हमें यही परिणाम प्राप्त होगा? बच्चों आप एक बार इस क्रियाकलाप को करके देखिए। चुंबक के इन सिरों को चुंबक के दो ध्रुव उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। ये जो बच्चों ये जो सिरे हैं दो, इन्हें ध्रुव कहा जाता है। इसको उत्तरी ध्रुव और इधर दक्षिणी ध्रुव, ये नॉर्थ और ये साउथ। लोहरेतन पर अधिकांश भाग किसी भी आकार के चुंबक के ध्रुव पर चिपक जाता है। अब देखिए इस प्रश्न को। क्या हम एक ध्रुव वाला चुंबक प्राप्त कर सकते हैं? पता लगाइए इस प्रश्न का बच्चों। चलिए अब आगे चलते हैं। एक ध्रुव वाला चुंबक प्राप्त करना संभव नहीं है। भले ही किसी चुंबक को कितने भी छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाए, छोटे से छोटे टुकड़ों में भी उत्तरी और दक्षिणी दोनों ध्रुव हमेशा विद्यमान रहते हैं। चुंबकीय ध्रुव हमेशा जोड़े में होते हैं, एक उत्तरी ध्रुव और एक दक्षिणी ध्रुव। एकल उत्तरी ध्रुव या एकल दक्षिणी ध्रुव का अस्तित्व नहीं होता। तो बच्चों इस प्रश्न का उत्तर आपको मिल ही गया होगा कि एक ध्रुव वाला चुंबक हम प्राप्त नहीं कर सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4.3 दिशाएं ज्ञात करना। क्रियाकलाप 4.3 आइए प्रयोग करें। चित्र 4.5 में दर्शाए अनुसार एक छड़ चुंबक के मध्य में एक धागा बांधकर इसे लटकाएं। देखिए बच्चों इस चित्र में आप देख रहे हैं इसी प्रकार। जब तक चुंबक क्षैतिज रूप से संतुलित ना हो जाए तब तक आप डोरी की स्थिति को समायोजित करें। अब चुंबक को क्षैतिज दिशा में धीरे से घुमाएं और इसे विश्राम की स्थिति में आने दें। फर्श या फर्श से चिपके कागज के टुकड़े पर चुंबक के सिरों के अनुरूप स्थिति को चिन्हित करें। ये देखिए स्थिति को चिन्हित किया गया है। फर्श पर इन दोनों बिंदुओं को एक रेखा से जोड़ें। यह रेखा उस दिशा को दर्शाती है जिस दिशा में चुंबक विश्राम की स्थिति में था। अब फिर से चुंबक के एक सिरे पर हल्का सा धक्का देकर इसे घुमाएं और उसके विश्राम की स्थिति में आने पर प्रतीक्षा करें। अब यह देखें कि क्या चुंबक उसी रेखा के अनुदिश विरामावस्था में ठहरता है। देखिए बालिका क्या कह रही है। वह कौन सी दिशा है जिसके अनुदिश चुंबक विराम अवस्था में ठहरता है? हम इसे कैसे पता कर सकते हैं? यदि हम सूर्य के उदित होने या अस्त होने की दिशा पर ध्यान देते हैं तो हमें लगभग अनुमान हो जाता है कि पूर्व या पश्चिम दिशा किधर है। इसलिए हम उस रेखा की दिशा का पता लगा सकते हैं
जिसके अनुदिश चुंबक ठहरता है। स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। चुंबक का वह सिरा जो उत्तर की ओर इंगित रहता है उसे चुंबक का उत्तरोन्मुखी ध्रुव या उत्तरी ध्रुव कहा जाता है। दूसरा सिरा जो दक्षिण की ओर इंगित रहता है उसे चुंबक का दक्षिणोन्मुखी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। स्वतंत्र रूप से लटका हुआ चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है क्योंकि हमारी पृथ्वी स्वयं एक विशाल चुंबक की तरह व्यवहार करती है। इस क्रियाकलाप को छड़ चुंबक के स्थान पर लोहे की एक छोटी छड़ के साथ दोहराएं। आप क्या देखते हैं? क्या ये छड़ हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरती है? ऐसा नहीं है। ये किसी भी दिशा में ठहर सकती है। इसका तात्पर्य यह है कि केवल चुंबक ही हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरते हैं। यह क्रियाकलाप हमें यह जांचने का एक तरीका प्रदान करता है कि धातु का कोई टुकड़ा चुंबक है या नहीं। स्वतंत्र रूप से लटके चुंबक का हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में रुकने के गुण का उपयोग दिशाएं जानने के लिए किया जाता है। इसी आधार पर पुराने समय में दिशाएं जानने के लिए चुंबकीय दिक्सूचक नामक एक छोटा यंत्र विकसित किया गया था। इसमें सुई का आकार चित्र 4.6 देखिए। इसमें सुई का आकार का एक चुंबक होता है जो स्वतंत्र रूप से घूम सकता है। चुंबकीय दिक्सूचक की सुई उत्तर दक्षिण दिशा को इंगित करती है। दिक्सूचक को उस स्थान पर रखा जाता है जहां हम दिशाएं जानना चाहते हैं। कुछ समय पश्चात इसकी सुई उत्तर दक्षिण दिशा के अनुदिश रुक जाती है। इसके बाद दिक्सूचक बॉक्स को धीरे धीरे तब तक घुमाया जाता है जब तक डायल पर अंकित उत्तर और दक्षिण सुई के साथ संरेखीय नहीं हो जाते। अब उस स्थान पर सभी दिशाएं डायल पर दर्शाई दिशाओं के अनुसार होती हैं। देखें ये बालिका क्या कह रही है। हम अपना चुंबकीय दिक्सूचक कैसे बना सकते हैं? और अधिक जाने। चुंबकीय दिक्सूचक सामान्यतः एक छोटा वृत्ताकार बॉक्स होता है जिस पर कांच का आवरण होता है, जैसा कि चित्र 4.6 में दिखाया गया है। ये देखिए ये वाला सुई के आकार का एक चुंबक बॉक्स के तल पर खड़ी एक पिन पर लगा होता है। यह चुंबकीय सुई पिन पर इस तरह से संतुलित होती है कि यह इस बिंदु के चारों ओर आसानी से गति कर सके, अर्थात स्वतंत्र रूप से घूम सके। सुई का वह सिरा जो उत्तर दिशा में रहता है सामान्यतः लाल रंग से रंगा जाता है। सुई के नीचे एक डायल होता है जिस पर दिशाएं अंकित होती हैं। चलिए आगे चलें बच्चों। क्रियाकलाप 4.4 आइए निर्माण करें। कुछ वस्तुएं जैसे कॉर्क का टुकड़ा, सिलाई के काम आने वाली लोहे की सुई, एक स्थायी छड़ चुंबक, एक कांच का कटोरा और पानी लीजिए। सिलाई के काम आने वाली लोहे की सुई लकड़ी की मेज पर रखें। सुई के एक किनारे पर छड़ चुंबक का कोई एक ध्रुव रखें। चित्र 4.7 का यह देखिए इस प्रकार। चित्र 4.7 का में दिखाए अनुसार चुंबक को सुई पर उसकी लंबाई के अनुदिश खींचें। जब यह दूसरे सिरे पर पहुंच जाए तो उसे ऊपर उठाएं। बिना चुंबक के ध्रुव बदले उसे सुई के उसी सिरे पर लाएं जहां से शुरुआत की थी। इस प्रक्रिया को कम से कम 30 से 40 बार दोहराएं। सुई के पास थोड़ा सा लोहरेतन या स्टील की पिन लाएं। अगर पिन या लोहरेतन सुई की ओर आकर्षित हो जाए तो इसका अर्थ है कि सुई चुंबक बन गई है। इस सुई को कॉर्क में क्षैतिज रूप से घुसाएं। पानी से भरे कांच के कटोरे में कॉर्क इस तरह से तैराएं कि सुई हमेशा पानी के स्तर से ऊपर रहे, जैसा कि चित्र 4.7 ख में दिखाया गया है। जब सुई रुक जाती है तो उसका चुंबकीय दिक्सूचक उपयोग के लिए तैयार है। ध्यान दें कि सुई के दोनों सिरे कौन कौन सी दिशा इंगित करते हैं। कॉर्क धीरे से घुमाएं, इसके रुकने तक प्रतीक्षा करें, इसे कई बार दोहराएं। क्या सुई के सिरे हमेशा एक ही दिशा में करते हैं? चलिए आगे देखें। ये देखिए 4.4 चुंबकों के बीच आकर्षण और प्रतिकर्षण। देखिए ये बालिका क्या कह रही है। जब हम दो चुंबक एक दूसरे के पास लाते हैं तो क्या होता है? क्या आप जानते हैं? आधुनिक दिक्सूचक चित्र 4.6 ये देखिए, ये चित्र 4.6 ये है आधुनिक दिक्सूचक।
आधुनिक दिक्सूचक चित्र 4.6 के व्यापक उपयोग से बहुत पहले आपके द्वारा बनाई गई दिक्सूचक सुई चित्र 4.7 था। यह हमारे द्वारा बनाई गई सुई जैसा एक आवरण भारतीयों द्वारा समुद्र में नौ संचालन के लिए उपयोग में लाया जाता था। इसमें मछली के आकार का एक चुंबकीय कृत लोहे का टुकड़ा होता था जिसे तेल के बर्तन में रखा जाता था। इसे मत्स्य यंत्र या मत्स्य यंत्र कहा जाता था। क्रियाकलाप 4.5 आइए प्रयोग करें। दो ऐसे छड़ चुंबक लें जिन पर उत्तरी एन और दक्षिणी एस ध्रुव अंकित हो। इन्हें चुंबक 1 व चुंबक 2 के रूप में चिन्हित करें। चुंबक 1 के लंबे भाग को 5-6 गोल आकार की पेंसिलों के ऊपर रखें, जैसे कि चित्र 4.8 का में दिखाया गया है। ये देखिए बच्चों, ये इस प्रकार से चुंबक 1 है और इसमें पेंसिल को किस प्रकार रखा गया है। आगे पढ़ते हैं। अब चुंबक 2 का एक सिरा पेंसिलों पर रखे चुंबक 1 के सिरे पर के पास लाएं। सुनिश्चित करें कि दोनों चुंबक एक दूसरे को स्पर्श ना करें। अब देखें कि क्या होता है। ये देखिए, सिरे को पास लाया गया और ये सुनिश्चित किया गया कि ये दूसरे को स्पर्श ना करें। अब देखिए क्या होता है। इसके बाद चुंबक 2 का दूसरा सिरा को चुंबक 1 के उसी सिरे के पास लाएं, जैसा कि चित्र 4.8 खा में दिखाया गया है। क्या पेंसिलों में रखा चुंबक एक गतिमान हो जाता है? क्या यह हमेशा पास आने वाले चुंबक की दिशा में गति करता है? इस अवलोकन से क्या निष्कर्ष निकलता है? यह देखिए, आप देखेंगे कि दो चुंबकों के असमान ध्रुव अर्थात एक चुंबक का उत्तरी ध्रुव और दूसरे चुंबक का दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। दोनों चुंबकों के समान ध्रुव अर्थात दोनों चुंबकों के उत्तरी ध्रुव या दोनों के दक्षिणी ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, यानी कि एक दूसरे से दूर भागते हैं। किसी एक चुंबक के स्थान पर लोहे की छड़ से इसी क्रियाकलाप को दोहराएं। इस बार आप क्या देखते हैं? आप पाएंगे कि लोहे की छड़ के दोनों सिरे चुंबक के उत्तरी और दक्षिणी दोनों ध्रुवों द्वारा आकर्षित होते हैं। इस क्रियाकलाप से हमें पता लगता है कि किसी चुंबक को उसके प्रतिकर्षण के गुण से पहचाना जा सकता है। क्रियाकलाप 4.6 आइए प्रयोग करें। एक चुंबकीय दिक्सूचक और एक छड़ चुंबक लें। एक क्षैतिज सतह पर चुंबकीय दिक्सूचक रखें और इसकी सुई के विरामावस्था में आने की प्रतीक्षा करें। अब धीरे धीरे छड़ चुंबक का उत्तरी ध्रुव दिक्सूचक सुई के उत्तरी ध्रुव के पास लाएं, जैसा कि चित्र 4.9 का में दिखाया गया है। दिक्सूचक सुई का अवलोकन करें। आप क्या देखते हैं? क्या सुई विक्षेपित होती है? यदि हाँ, तो किस दिशा में विक्षेपित हुई? अब छड़ चुंबक के दक्षिणी ध्रुव के साथ उपरोक्त चरण दोहराएं। क्या आप इस बार कोई अंतर देखते हैं? चलिए देखिए, ये बालिका क्या कह रही है। दिक्सूचक की सुई भी एक चुंबक है। यदि कोई चुंबक इसके समीप लाया जाए तो क्या वह भी यही व्यवहार दिखाएगी? ये देखिए बच्चों, ये दोनों ही दिक्सूचक रखे गए हैं और एक की तरफ चुंबक का उत्तरी ध्रुव है और दूसरे की तरफ दक्षिणी है। ये देखिए प्रतिक्रिया किस प्रकार हो रही है। समान की तरफ दूर भाग रहे हैं, लेकिन जब असमान है तो ये एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। जब चुंबक का उत्तरी ध्रुव दिक्सूचक सुई के उत्तरी ध्रुव के पास लाया जाता है तो यह दूर चला जाता है। चित्र 4.9 का जब चुंबक का दक्षिणी ध्रुव दिक्सूचक सुई के उत्तरी ध्रुव के पास लाया जाता है तो यह पास आ जाता है। चित्र 4.9 खा। चलिए बालिका क्या कह रही है। मान लीजिए हम दिक्सूचक सुई और चुंबक के बीच लकड़ी का एक टुकड़ा रखते हैं। क्या इससे दिक्सूचक सुई के विक्षेपण पर कोई प्रभाव पड़ेगा? बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर ढूंढिए। क्रियाकलाप 4.7 आइए जांच करें। क्रियाकलाप 4.6 के पहले या दूसरे भाग को दोहराएं। छड़ चुंबक और चुंबकीय दिक्सूचक को छेड़े बिना उनके मध्य लकड़ी का एक टुकड़ा 4.10 दर्शाए चित्र के अनुसार रखें। अब दिक्सूचक सुई को ध्यान से देखें। क्या लकड़ी का टुकड़ा मध्य में रखने से दिक्सूचक सुई के विक्षेपण पर कोई प्रभाव हुआ? अपने अवलोकन
तालिका 4.2 में अंकित करें। लकड़ी के टुकड़े के स्थान पर कार्डबोर्ड शीट, पतली प्लास्टिक शीट और पतली कांच की शीट रखकर उपरोक्त प्रक्रिया दोहराएं। ये देखो बच्चों, दिक्सूचक और एक चुंबक जिसके मध्य एक लकड़ी का टुकड़ा रखा जाता है। अब इस तालिका में आपको अपना अवलोकन लिखना है। जैसे कि यदि आपने बीच में लकड़ी रखी, कार्डबोर्ड, प्लास्टिक, कांच जो भी रखी, उसका क्या परिणाम आया। जब चुंबक और दिक्सूचक सुई के मध्य उपरोक्त उल्लिखित किसी भी सामग्री की शीट रखी जाती है, तो आप सुई के विक्षेपण में कोई विशेष परिवर्तन नहीं देखेंगे। इसलिए हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि चुंबकीय प्रभाव अचुंबकीय पदार्थों के भीतर से होकर उनके पार जा सकता है। 4.5 चुंबकों के साथ मनोरंजन। चुंबकों के बारे में जानने के बाद रेशमा उत्साहित थी और उसने अपने विद्यालय के मेले में चुंबकों का उपयोग करके कुछ रोचक क्रियाकलाप आयोजित करने का निर्णय लिया। आप भी इन्हें अपने लिए बनाने की कोशिश कर सकते हैं और कुछ रोचक वस्तुएं बनाने पर भी विचार कर सकते हैं। क्या हम चुंबकों का प्रयोग करके एक माला चित्र 4.11 बना सकते हैं? ये देखिए बच्चों, चुंबकीय माला। चुंबक कुछ वस्तुओं को बिना छुए भी हिला सकता है। क्या यह आश्चर्यजनक नहीं है? बिल्कुल आश्चर्यजनक है। क्या हम गत्ते की ट्रे के नीचे चुंबक को चलाकर स्टील की गेंदें भूल भुलैया से बाहर निकाल सकते हैं? चित्र 4.12 देखिए। क्या पानी में गिरे हुए स्टील के पेपर क्लिप को चुंबक का उपयोग करके हम अपनी उंगलियों या चुंबक को गीला किए बिना बाहर निकाल सकते हैं? चित्र 4.13। चित्र 4.14 में दर्शाई गई दोनों कारों के पास में लाने पर क्या वे एक दूसरे की ओर तेजी से बढ़ेंगी या एक दूसरे से दूर जाएंगी? और अधिक जानें। कुछ चुंबकों में उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को N और S से चिन्हित किया जाता है। कुछ अन्य चुंबकों में उत्तरी ध्रुव सफेद बिंदु से दर्शाया जाता है। कभी कभी चुंबक के उत्तरी ध्रुव लाल रंग से और दक्षिणी ध्रुव नीले रंग से भी दर्शाए जाते हैं। बच्चों, N का मतलब होता है नॉर्थ। उत्तर को अंग्रेजी में नॉर्थ कहते हैं, इसीलिए उत्तरी ध्रुव को N से प्रदर्शित किया जाता है। S का मतलब होता है साउथ और जिसका हिंदी में दक्षिण कहा जाता है, इसलिए दक्षिणी ध्रुव की तरफ को S से चिन्हित किया जाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। चुंबकों को सुरक्षित कैसे रखें? ये देखिए, चुंबक कहता है मुझे ध्यान से रखो, मुझे जोड़ों में इस प्रकार रखो कि दोनों चुंबकों के विपरीत ध्रुव एक ही तरफ हों। दो चुंबकों के मध्य एक लकड़ी का टुकड़ा हो या सिरों पर नर्म लोहे के टुकड़े हों। ये देखिए इस प्रकार नर्म लोहे का टुकड़ा, ये देखिए सिरों पर है और लकड़ी का टुकड़ा बीच में है। मुझे गर्म मत करो और गिराओ मत, मुझे हथौड़े से मत पीटो, मुझे मोबाइल फोन या रिमोट के पास मत रखो। सावधानी, मनोरंजन करो लेकिन चुंबकों का ध्यान रखो और इस बारे में और अधिक जानो। तो बच्चों, इसके साथ ही ये अध्याय समाप्त हुआ। हम इस अध्याय से संबंधित प्रश्न उत्तर का अभ्यास करेंगे। आइए और अधिक सीखें। प्रश्न 1, निम्नलिखित में से असंगत को चुनें और कारण बताएं। क, ज्वार, बाजरा, रागी, चना। बच्चों, इसमें से आपको असंगत मतलब कि जो इस ग्रुप से मैच ना खाता हो, जो इस समूह का ना हो, उसे चुनना है। अब देखिए, इसमें असंगत है चना। कारण ज्वार, बाजरा और रागी मोटे अनाज यानी मिलेट्स हैं, जबकि चना दलहन है। ख देखते हैं, राजमा, मूंग, सोयाबीन, चावल। अब यहाँ पर असंगत है चावल। कारण क्या है? राजमा, मूंग और सोयाबीन से प्रोटीन प्राप्त होता है, जबकि चावल कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है। प्रश्न 2, भारत में पारंपरिक और आधुनिक पाक पद्धतियों की तुलना करते हुए चर्चा करें। उत्तर, भारत में पारंपरिक और आधुनिक पाक पद्धतियों की तुलना। पारंपरिक पाक पद्धतियों में पहले लोग मिट्टी के चूल्हों पर भोजन पकाते थे, किंतु आज के इस आधुनिक युग में लोग आधुनिक गैस, चूल्हे व इंडक्शन का प्रयोग भोजन पकाने के लिए कर रहे हैं।
मसाले पीसने के लिए पारंपरिक पद्धति में सिलबट्टे का प्रयोग किया जाता था, किंतु आधुनिक समय में इलेक्ट्रिक ग्राइंडर और मिक्सर का प्रयोग किया जाता है। पारंपरिक पद्धतियां समय लेती थीं, किंतु स्वास्थ्यवर्धक थीं, लेकिन आधुनिक पाक पद्धतियां समय कम लेती हैं, किंतु उनमें पोषक तत्व की कमी हो जाती है। चलिए, प्रश्न 3। शिक्षक का कहना है कि अच्छा आहार औषधि के रूप में कार्य कर सकता है। रवि इस कथन को लेकर उत्सुक है और वह अपने शिक्षक से कुछ प्रश्न पूछना चाहता है। कम से कम ऐसे 2 प्रश्न सूचीबद्ध करें जो वह पूछ सकता है। उत्तर। बच्चों, यहाँ हमने 3 प्रश्न सूचीबद्ध किए हैं। आप इनमें से कोई भी 2 प्रश्न चुन सकते हैं। रवि अपने शिक्षक से निम्नलिखित प्रश्न पूछ सकता है। प्रश्न 1 है, अच्छा आहार हमें किन बीमारियों से बचाता है? प्रश्न 2, अच्छा आहार किस प्रकार हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है? प्रश्न 3, किस प्रकार का आहार हमें दवाइयों से दूर रखता है? चलिए, अब प्रश्न 4 करते हैं। प्रश्न 4, सभी स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ आवश्यक रूप से स्वास्थ्यप्रद नहीं होते और सभी पौष्टिक खाद्य पदार्थ सदैव आनंददायक नहीं होते। कुछ उदाहरणों के साथ अपने विचार साझा करें। उत्तर। कुछ स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ जैसे पिज्जा, बर्गर, चाउमीन इत्यादि में अत्यधिक वसा, नमक और शक्कर होती है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। इसके साथ ही इनमें पौष्टिक तत्व भी नहीं पाए जाते। इसके साथ ही फल, सब्जियां जैसे लौकी, कद्दू इत्यादि पौष्टिक तत्वों से भरपूर व हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हैं, लेकिन हमें स्वादिष्ट नहीं लगते। अतः हमें स्वाद और पौष्टिकता के बीच संतुलन बनाना चाहिए, जिससे भोजन स्वादिष्ट होने के साथ साथ पौष्टिक भी हो। प्रश्न 5, मेदू सब्जियां नहीं खाता, लेकिन बिस्कुट, नूडल और डबल रोटी यानी सफेद ब्रेड का आनंद लेता है। उसे अक्सर पेट में दर्द और कब्ज की शिकायत रहती है। इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए उसे अपने आहार में क्या बदलाव करना चाहिए? अपने उत्तर को विस्तार से समझाइए। उत्तर। मेदू सब्जियां नहीं खाता, जिसके कारण उसके शरीर को फाइबर प्राप्त नहीं हो रहा। फाइबर हमारे शरीर में भोजन को पचाने में सहायता करता है। वह अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में भी सहायक है। अतः मेदू को बिस्कुट, नूडल्स और सफेद ब्रेड की जगह अधिक फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ जैसे साबुत अनाज, फल और सब्जियों का सेवन करना चाहिए। प्रश्न 6, रेशमा को कम रोशनी में देखने में कठिनाई हो रही थी। चिकित्सक ने उसकी दृष्टि का परीक्षण किया और एक विशेष विटामिन पूरक सप्लीमेंट लेने की सलाह दी। उन्होंने उसे अपने आहार में कुछ खाद्य पदार्थों को सम्मिलित करने की भी सलाह दी। का वह किस अभाव जन्य रोग से पीड़ित है? उत्तर का है, रेशमा रतौंधी नामक रोग से पीड़ित है। ख उसके आहार में किस खाद्य घटक की कमी हो सकती है? उत्तर, उसके आहार में विटामिन ए की कमी हो सकती है। ग कुछ खाद्य पदार्थों किन्हीं 4 का सुझाव दें जिन्हें इस समस्या को दूर करने के लिए उसे अपने आहार में सम्मिलित करना चाहिए। उत्तर, उसे अपने आहार में हरी पत्तेदार सब्जियां, गाजर, आम और पपीता शामिल करना चाहिए। प्रश्न 7, आपको निम्नलिखित पदार्थ उपलब्ध कराए जाते हैं, जैसे क डिब्बाबंद फलों का रस, ख ताजे फलों का रस, ग ताजे फल। पोषण की दृष्टि से आप किसे लेना पसंद करेंगे और क्यों? उत्तर, पोषण की दृष्टि से हम ताजे फल को लेना पसंद करेंगे, क्योंकि उसमें अधिक पोषक तत्व और आवश्यक खनिज लवण प्रचुर मात्रा में होते हैं। इसके साथ ही इसमें प्रचुर मात्रा में फाइबर मौजूद है, जो कि हमारे शरीर की पाचन क्रिया में अति आवश्यक है। इसमें अतिरिक्त शक्कर और संरक्षक नहीं होते, जो कि डिब्बाबंद फलों के रस में पाए जाते हैं। बच्चों,
यह और लिखा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। क, गौरव के पैर की हड्डी टूट गई। उसके चिकित्सक ने हड्डियों को सीधा संरेखित किया और प्लास्टर लगा दिया। चिकित्सक ने उसे कैल्शियम की गोली भी दी। जब वह दूसरी बार दिखाने गया, तब चिकित्सक ने उसे कैल्शियम की गोली के साथ विटामिन डी युक्त सिरप भी पीने के लिए दिया। चित्र 3.5 का संदर्भ लें और अग्रलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। ये देखिए, चिकित्सक ने गौरव को कैल्शियम की गोली क्यों दी? उत्तर, चिकित्सक ने गौरव को कैल्शियम की गोली उसकी हड्डी जल्दी ठीक करने के लिए दी। ख, दूसरी बार देखने पर चिकित्सक ने उसे कैल्शियम की गोली के साथ विटामिन डी सिरप भी क्यों दिया? ख का उत्तर है, विटामिन डी शरीर में कैल्शियम को अवशोषण में मदद करता है, इसलिए दूसरी बार देखने पर चिकित्सक ने उसे कैल्शियम की गोली के साथ विटामिन डी सिरप भी दिया। ग, चिकित्सक द्वारा दी जाने वाली दवाओं के चयन के बारे में आपके मन में क्या सवाल उठता है? उत्तर है, हमारे मन में सवाल उठता है कि केवल कैल्शियम लेने से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न 9, चीनी कार्बोहाइड्रेट का एक उदाहरण है। चीनी का परीक्षण जब आयोडीन विलयन के साथ किया जाता है, लेकिन इसका रंग नीला काला नहीं होता। इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? उत्तर, आयोडीन विलयन केवल स्टार्च के साथ प्रतिक्रिया करता है व उसका रंग नीला काला कर देता है। चीनी कार्बोहाइड्रेट का एक उदाहरण है, इसीलिए चीनी का परीक्षण जब आयोडीन विलयन के साथ किया जाता है तो इसका रंग नहीं बदलता है। प्रश्न 10, आप रमन के इस कथन के बारे में क्या सोचते हैं? सभी मंड यानी स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन सभी कार्बोहाइड्रेट मंड नहीं है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए किसी क्रियाकलाप की योजना का वर्णन करें। उत्तर, रमन का कथन सही है कि सभी मंड यानी स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन सभी कार्बोहाइड्रेट मंड नहीं है। इस कथन को जांचने के लिए हम विभिन्न खाद्य पदार्थों का आयोडीन परीक्षण करके देख सकते हैं कि कौन सा पदार्थ नीला काला रंग प्रदर्शित करता है। विभिन्न खाद्य पदार्थों पर आयोडीन विलयन डालने पर स्टार्च युक्त पदार्थ जैसे आलू नीला काला रंग प्रदर्शित करेगा, जबकि कार्बोहाइड्रेट युक्त पदार्थ जैसे चीनी रंग नहीं बदलेगा। यह परीक्षण सिद्ध करता है कि सभी कार्बोहाइड्रेट स्टार्च नहीं होते, लेकिन स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। प्रश्न 11, प्रयोगशाला में आयोडीन का प्रयोग करते समय आयोडीन की कुछ बूंदें मिष्टी के मोजे पर तथा शिक्षिका की साड़ी पर गिरी। साड़ी पर आयोडीन की बूंदें नीली काली हो गई, जबकि मोजे पर आयोडीन का रंग नहीं बदला। इसका संभावित कारण क्या हो सकता है? उत्तर, साड़ी में स्टार्च था। बच्चों, साड़ी में स्टार्च लगाया जाता है जिससे साड़ी सही से बनी रहे। साड़ी में स्टार्च था जो कि आयोडीन के साथ प्रतिक्रिया करके नीला काला रंग बनाता है, जबकि मोजे में स्टार्च नहीं था, इसीलिए आयोडीन की बूंद गिरने के बाद रंग नहीं बदला। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न 12, कदन्न को एक स्वास्थ्यप्रद आहार क्यों माना जाता है? क्या केवल कदन्न खाने से शरीर की पोषण संबंधी सभी आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं? चर्चा करें। उत्तर है, कदन्न में उच्च मात्रा में फाइबर, प्रोटीन और खनिज होते हैं। केवल कदन्न खाने से शरीर की सभी पोषण संबंधी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो सकती हैं। हमें सभी प्रकार के पोषण प्राप्त करने के लिए संतुलित आहार की आवश्यकता होगी। चलिए अंतिम प्रश्न, प्रश्न 13, आपको विलयन का एक नमूना दिया गया है। आप इसके आयोडीन विलयन होने की संभावना की जांच किस प्रकार करेंगे? उत्तर, विलयन में आयोडीन को उत्तर विलयन में आयोडीन की कुछ बूंदें डालने के पश्चात यदि विलयन का रंग काला नीला हो जाता है तो यह आयोडीन विलयन है। तो बच्चों, हमने इस अध्याय से संबंधित सभी प्रश्नोत्तरों का अभ्यास किया।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एवरीवन।